Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Okay. Good evening, everyone. I think सब Good join कर evening. Good evening, sir. स्टार्ट करते हैं। मेजर टेस्ट का आपका तो डिस्कशन हमें करना था पहले।
तो हम पहले मेजर टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। पिछली क्लास में सॉरी थोड़ा सा लास्ट क्लास में एंड करना पड़ा। ठीक है, चलो सब जल्दी से इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर टाइम बच गया इन केस तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। ये किया था। The geometric mean of 6 observation was calculated as this. It was observed that one of the observation was recorded 28 instead of 36. 36 की जगह 28 ले लिया और 28 मानते हुए ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो 13 आ रहा है। तो 28 मानते हुए ज्योमेट्रिक मीन निकाला। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन 6 नंबर का निकालते कैसे? सभी का मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू पावर 1/6। वेरी गुड। ये मान लो आपके 6 नंबर है, जिसमें से 5 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक नंबर आपने 36 की जगह 28 ले लिया। इसका आपने ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला है 13। ज्योमेट्रिक मीन आपने जैसे कि सही बताया कि 28 सबका प्रोडक्ट कर दो, सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n। 1/n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से आपके पास एक चीज आ जाएगी, पावर 1/6। 28 की पावर 1/6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब बोला करेक्टेड क्या होगा? अब बोला 28 की जगह 36 आना चाहिए था। 28 की जगह क्या आना चाहिए? 36। तो 36 ले लो, बचे हुए नंबर तो वही रहेंगे। यस सर। तो न्यू ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? अगेन इन सबका प्रोडक्ट रेज़ टू पावर 1/6। पावर 1/6। अब देखो क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल बेस पे पूछा था। 36 की पावर 1/6 इंटू x1 x2 x5 की पावर 1/6। तो जगह 36 की पावर 1/6 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है 13/28 की पावर 1/6। अभी 36/28 पावर कॉमन आ जाएगी। यस सर। इसको आप कैंसिल कर देना किसी कोई भी टेबल से। 3 की टेबल फोर के से टेबल कैंसिल, कर देंगे। 4 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 4 9 जा 4 7 जा इंटू 13। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये देखो फंडामेंटल था। ऐसे क्वेश्चन अगर जेई में भी आते हैं, अगर सिंपल एक ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी बहुत आसान है, सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सबका सम डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय n वो अर्थमेटिक मीन होता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सबका प्रोडक्ट सबका प्रोडक्ट रेज़ टू पावर 1/n। 1/n। अब ये क्वेश्चन देखो आपके लिए डुएबल था, इजी कैटेगरी में इसको डालेंगे। अगला ये थोड़ा सा हो सकता है टफ लगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन वैसे दिए हुए थे। लिमिट का क्वेश्चन किया, लिख देता हूं मैं एक्सप्रेशन। लिमिट x टेंड्स टू k साइन ऑफ, आप भी लिखो अपनी अपनी कॉपी में, एक बार कोशिश करो। 2 पाई, बैठे मत रहना, क्लास में आए हो तो अटेम्प्ट करो, एग्जाम में अगर नहीं किया तो आप कर लो। 2 पाई ब्रैकेट भी है, एक ब्रैकेट तो ये है और दूसरा ब्रैकेट के 2 पाई के साथ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई k माइनस का x और ब्रैकेट क्लोज और प्लस साइन k डिवाइडेड बाय x माइनस k। तो k x को k रखने पर डिनोमिनेटर तो जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जा रहा होगा, है ना? तो 0/0 यस फॉर्म सर। बनता होगा। x को k रखना है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई k और फिर उसमें से माइनस x किया गया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x टेंड्स टू k। बताओ कैसे सॉल्व करो?
चलो यहाँ पे रख के देखो, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, मैंने क्वेश्चन आपको क्या सिखाया था याद है? बोलो। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है लिमिट्स में मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए एक चीज हमेशा करना है, क्या करना? याद नहीं है? ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है कोशिश करो या तो अगर लिमिट पूछी हो तो एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि वो क्या आ रहा है ना? एलएचएल आरएचएल क्या करो, अलग अलग निकालो, तभी आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे देखो, ये कोई ना कोई, यहाँ पे एक्स को आप के रखोगे, एक्स टेंड्स टू के है, एक्स को के रखने पे ये कोई ना कोई एक इंटीजर ही आएगा, यस सर। इसकी वैल्यू कोई ना कोई क्या है कि इंटीजर, वो इंटीजर कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा। और यहाँ पे देखो 2 पाई भी मल्टीप्लाई है, 2 पाई इंटू दैट इंटीजर माइनस एक्स। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बस दिखने में टफ दिया हुआ था क्वेश्चन, एक्चुअली इसके बाद अगर ये छोटी सी चीज अगर आप समझ लोगे, साइन के अंदर ब्रैकेट 2 पाई इंटू सम इंटीजर सपोज n माइनस ऑफ 2 पाई x है ना? देखो ध्यान से, ये 2 पाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बोलो। यस सर। Yes, ये sir. 2 पाई इंटू सम इंटीजर n आएगा माइनस 2 पाई इंटू एक्स। आपको पता है ऑलरेडी ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सोचो जरा, 2n पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 2n पाई कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव होता है, तो 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन ऑफ Fourth 2n पाई quadrant. माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, प्लस ऑफ साइन के है। ये क्वेश्चन अगेन आप उसको अगर आप एक इंटीजर n मान लोगे तो आपको दिखने में आसान दिखेगा, उसको अगर इंटीजर n मान लोगे तो दिखने में क्या दिखेगा? आसान दिखेगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस ऑफ साइन 2 पाई x प्लस साइन के अपॉन x माइनस के। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, x को आप के रखोगे तो ये 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, तभी आंसर इसका फाइनाइट आ रहा है, आएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 की तरफ जा रहा था, मतलब न्यूमरेटर भी आपका 0 की तरफ ही जा रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 2 पाई ब्रैकेट कहाँ पे था? इसी में था ना ब्रैकेट, अलग तो नहीं था? अच्छा तो यहाँ एक गलती हो गई है, ये जो 2 पाई था सिर्फ इसके साथ ही था, x अलग है ना आपका, है ना? यस सर। ये 2 पाई सिर्फ इसके साथ ही था मल्टीप्लाई में, x अलग था आपका, तो ये x यहाँ से पहली बात तो हट जाएगा, यहाँ पे साइन x ही आएगा, तभी 0/0 बनेगा, है ना? यस सर। क्योंकि देखो 2 पाई सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ ही था, x अलग से लिखा हुआ था, ध्यान नहीं रहा मेरा, ये x अलग है। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा। अब ये 0/0 है, तो 0/0 को सोल्व करने का कौन सा तरीका है? 0/0 को सोल्व करने का तरीका एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल। यहाँ पे वेरिएबल आपका के, ध्यान रखना, x वेरिएबल नहीं है, सॉरी वेरिएबल x है, के नहीं है, क्योंकि x टेंड्स टू समथिंग है, तो वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल कौन है? x। एक्स। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाय एल हॉस्पिटल। यस सर। एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाओगे, एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे
तो न्यूमरेटर का साइन के कांस्टेंट है, साइन के का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos और नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब x को आप के रखोगे तो माइनस ऑफ cos के आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन में कुल मिला के ये जो चीज दी हुई थी ये डराने के लिए दी थी, और ऐसा जेई बहुत बार करता भी है। आपको ऐसा एक्सप्रेशन देगा जिसका कोई यूज नहीं इस क्वेश्चन में, इसका कोई यूज नहीं है, बस डराने के लिए दे देगा। कभी कभी हो सकता है इसमें किसी क्वेश्चन में इसका यूज आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसका यूज नहीं था। इसकी वैल्यू इंटीजर है और आपको पता साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन को आप देख के डरोगे नहीं तो डुएबल था, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसको देख के छोड़ देंगे। एक बार इसको 2n पाई लिखा फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, लिमिट का एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया, 0/0 फॉर्म। अगला एक बाइनोमियल का क्वेश्चन जो कि also based on the fundamentals only. Ratio of 7 term from the beginning and 7 term from the end दिया हुआ है, n पूछा गया। तो पहले ये लिख लो, तो इसका बता 7 term from the beginning क्या होगा? NC6 cube root of 2 raised to power n minus 6 and 1 upon cube root of 3 raised to power 6. वेरी गुड। 7 term from the beginning, बिगनिंग मतलब शुरू से 7 टर्म, मतलब फॉर्मूला क्या सीखा है, NCR। यहाँ पे अगर R प्लस होना तो यहाँ पे R आता है, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस R इंटू सेकेंड टर्म की पावर R, तो ये आएगा 7 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अब 7 टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, तो एक सबसे आसान तरीका क्या है, 7th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा तो इसको उल्टा कर दो और 7 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल। 7 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस is equivalent to 7 term from beginning of, पीछे से 7 टर्म, इसका 7 टर्म निकालो या इसके उल्टे का 7 टर्म निकालो। आगे से बात क्या होती है, सेम होती है। इसका उल्टा मतलब Yes, इसको sir. आगे इसको पहले लिखेंगे। कभी भी पीछे से n टर्म पूछे यही तरीका अपनाते हैं। तो पीछे से पूछा है तो क्या करो, इसको उल्टा करके आगे से निकाल लो। अब आगे से निकालोगे 7 टर्म, फॉर्मूला वो ये NC6 फर्स्ट टर्म क्या है, 1 by cube root of 3 की पावर n माइनस 6 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज दिस की पावर 6। अब इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:6। इन दोनों का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 1:6. अब इन दोनों के रेशियो को सिंप्लीफाई करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, n। आगे कैलकुलेशन है, इन दोनों का रेशियो रखो तो NC6 कैंसिल हो जाएगा, बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपके पास आएगा क्या, कैलकुलेशन इतना टफ भी नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पे n माइनस 6 माइनस n, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस 12 और 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 6 माइनस n माइनस 6, 12 minus n. हाँ वेरी गुड, 6 में से n माइनस 6 सेपरेट करोगे तो 12 माइनस। अच्छा, इन दोनों इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो n माइनस 12 हो जाएगा, इसको उल्टा करके क्या हो जाएगा, n माइनस 12। इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि ये क्या हो जाए, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर n माइनस 12। अच्छा, पावर सेम है तो कंबाइन कर लें, Yes sir. क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/3 इक्वल टू 6 की पावर माइनस 1/6 को क्या लिखो, 6 की पावर। अब पावर कंपेयर कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, पावर Yes, कंपेयर कर sir. लो तो n माइनस 12/3 इक्वल टू -1, यहाँ से n आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन ये भी डुएबल था, अगर फंडामेंटल भी आता होगा इस चैप्टर का, तो ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था। मतलब बाइनोमियल की क्लासेस अगर आपने देखी होगी या कोई रिकॉर्डिंग देखी होगी
तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है बाइनोमियल का। 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 7 टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों का रेशियो निकाल के कैलकुलेशन करते हैं। अगेन कंपोजिट फंक्शन का एक बहुत मतलब क्वेश्चन दिया होता, ये भी अगर आप ढंग से कैलकुलेशन करते तो टफ नहीं है। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एच एक्स दिया, पूछा एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। पहले तो ये पता करना है, तो एक एक करके पता करो। सबसे पहले गॉफ पता करो, अंदर वाला फंक्शन। गॉफ मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स। फिर जो आंसर आएगा उसको एच के अंदर रखना, और वो पूरा फंक्शन पी ऑफ एक्स के बराबर है, उसके अंदर पाई बाय 7 रखना है। चलो करो ट्राई। ये किया था एग्जाम में कि नहीं किया था, कि हो गया था? हो गया था सर। ये लगा दिया था सर। सबसे हो गया था क्या? तो आगे बढ़े क्या? डाउट है तो करवाऊं सॉल्व? बोलो। सर करवा दो। ठीक है, तो इसका आप लिखो, गॉफ निकालो, फिर गॉफ के अंदर एच ऑफ एक्स निकालो, करो सॉल्व। पहले गॉफ निकालो सब लोग, जी के अंदर एफ एक्स रखो, कितना आएगा? जी के अंदर एफ एक्स रखो, फिर जो आंसर आएगा उसको एच के अंदर रखना है। कर लो कोशिश एक बार। चलो देखो ध्यान से, जी के अंदर एफ रखना था। जी के अंदर एफ, एफ कौन है? 10x। एफ कौन है? 10। और जी कौन है? ये यस सर। जहां पे एक्स है उसकी यस जगह सर। 10 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10x की पावर 1/4। सही है। यस सर। अब ये फंक्शन एच के अंदर जाना है। ये फंक्शन किसके अंदर जाना है? एच के अंदर। एच के अंदर जहां जहां पे भी एक्स उसकी जगह ये रख दो। एक्स के अंदर जहां जहां पे भी एक्स उसकी जगह क्या रख देंगे? एक्स की पावर 4 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू एक्स की पावर 4। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा? सिर्फ 10x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 10x। इसको सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से। सर √3 को लिख सकते हैं 10 की फॉर्म में। हाँ, ये 10 ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, यस a सर। प्लस 5/3। देखो ध्यान से, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यस सर। अब जो क्वेश्चन में बोला बस वो वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन टफ था क्या? कि वैल्यू पुटअप करनी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। कंपोजिट का सबसे बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुटअप करके निकलवाना था, बस दिखने में दिख। मैंने क्या कहा है, कुछ भी चीज जेई में ऐसा भी आएगा कि आप कुछ कर सकते हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डुएबल था। शुरू के 4 क्वेश्चन में कम से कम 3 तो डुएबल ही थे। अब अगला ऑप्शन डी आ रहा है लेकिन ये आया। हाँ, अगला एक सीरीज एक्सपेंशन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैटर्न पहचानना होगा, पैटर्न क्या है। तो मैं चाहता हूँ एक बार पैटर्न पहचानो, देखो क्या पैटर्न आ रहा है। यहाँ वन देखो, यहाँ पे एक तो 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ऐसे चल रहा है। फिर उसके हिसाब से यहाँ 1 2 3, 2 3 4, 4 5 6 ये चल रहा है। तो इसका जनरल टर्म निकालने की कोशिश करो एवरीवन, अपनी तरफ से एक बार ट्राई करो। इसका जनरल टर्म क्या होगा? अगर निकाल सकते हो तो करो ट्राई। आर के टर्म्स में जनरल टर्म क्या आएगा? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ये अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये वैसे आपके मेंस में इतना कम ही चांसेस इसके आने के, सीरीज वाले। लेकिन हाँ, बाकी क्वेश्चन डुएबल थे, वो आपको आना चाहिए।
ठीक है, चलो देखो ध्यान से। पैटर्न देखने के लिए पहले अच्छा मुझे बताओ इनमें क्या बन रहा है 4, 8, 16, 24 में? सर एक बोलो। जीपी बन रही है। जीपी इसमें 2 मल्टीप्लाई करने बन रही है कि हाँ जीपी बन रही बोल सकते हो। ठीक है, उस जीपी का आपको देखो इसको अलग से लिख लो, आपको नहीं समझ में आता तो अलग से लिख लो, या तो डायरेक्ट जनरल टर्म पता कर लो, नहीं समझ में आता तो एक एक टर्म लिख लो। पहले एक पार्ट को ले लेके चलते हैं। 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये शुरू की 4 टर्म है। इसकी आरएट टर्म क्या होगी वो पता कर लेते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1 यस सर। 1/4 आर कितना है 1/2 की पावर n-1 है ना। यस सर। ये जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, बेस सेम है, प्रोडक्ट और पावर ऐड हो जाएगी। यस सर। बेसिकली क्या है 1/2 की पावर n+1 आया है, बोलो। तो इसका यस सर जनरल टर्म ये तो पता चल गया। n को 1 रखोगे तो देखो फर्स्ट टर्म आ रहा है, n को 2 रखने पे सेकंड टर्म, n को 3 रखने पे थर्ड टर्म, n को 4 रखने पे फोर्थ टर्म। इसका काम हो गया। अगर यहाँ पे देखो क्या है, n को क्या रखोगे 1, यहाँ क्या रखोगे n को 2, यहाँ रखोगे n को 3, यहाँ रखोगे n को 4। अब देखो इसके हिसाब से नीचे क्या बन रहा है, यहाँ 1 है तो 1 × 2 × 3, फिर यहाँ पे क्या है 2, 2 + 1 है तो क्या आएगा 2 × 3 × 4, जो भी यहाँ पे है वो नीचे आ रहा है। फिर यहाँ 3 × 4 × 5 है ना, मतलब यहाँ पे Yes, अगर n sir. + 1 है तो आगे क्या आएगा n+1 n+2 है ना। यहाँ 4 Yes, है sir. तो 4 × 5 × 6, ये पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न आपको सीखना होगा धीरे धीरे। यहाँ 1 तो आगे 1 2 3, 2 तो 2 2 3 4, 3 तो 3 4 5, 4 तो 4 5 6। अगर मैं आपको पूछूंगा इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, तो जब r+1 आएगा, r+1 में तो आगे यहाँ पे क्या क्या आएगा, अगर r+1 R into R+1 R+2. वेरी गुड, r × r+1 × r+2, r+4 है तो 4 5 6, 3 है तो 3 + 1 है तो 3 4 5, r+1 है तो r+1 r+2 आ जाएगा। वेरी गुड, चलो यहाँ तक का तो काम हो गया। यहाँ पे r+1 है तो यहाँ पे आ जाएगा r के टर्म्स। अब ऊपर वाले को थोड़ा खोजना हो, 19, 28, 39, 52, इस सीरीज में क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे जब अजीब अजीब आए ना तो क्या करो, डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस में कुछ पैटर्न जनरली मिल जाता है। इनका डिफरेंस पता करो कितना आ रहा है, आगे वाली टर्म का पिछले वाली टर्म से डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब एपी टाइप बन रही है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस पता कितना आ रहा है, 28 - 19 कितना होगा? 9. 9। इन दोनों का डिफरेंस 11। इन दोनों का डिफरेंस 13. तो 9 11 13, ये कुछ ना कुछ अच्छा है, एपी है तो। Yes, sir. तो देखो जब भी डिफरेंस एपी में, बहुत स्टैंडर्ड तरीका बहुत बार बताया मैंने, ध्यान सुनना, जब भी आपका डिफरेंस एपी में आता क्या करो, सीरीज को लिखो एस के टर्म्स में, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। तो 19 + 28 + 39 + 52, और मान लो ये आपकी एनएट टर्म, एनएट या आरएट जो भी निकालो। अब इसी को वापस लिखो एक शिफ्ट करके, शिफ्ट करके क्यों लिख रहे, क्योंकि मुझे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चाहिए। तो एक आगे टर्म कर दिया, एक टर्म शिफ्ट कर दी, तो यहाँ पे आएगी इसके पहले वाली टर्म और एनएट टर्म यहाँ आ जाएगी। इस पूरी सीरीज को बस एक शिफ्ट क्या रहेगा, तो ऐसी वो आया ना, एस को लिखने का बस दूसरा तरीका लिख दिया आगे शिफ्ट करके। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब सब्सट्रैक्ट कर दो, s - s 0 आ जाएगा, 19 एज इट इज उतर जाएगा। अब देखो इनका डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, डिफरेंस कितना आएगा 9 + 11 + 13 एंड सो ऑन यहाँ तक, और ये प्लस का टी एन साइन, इसका जब माइनस
करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का टीएन आ जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक n-1 टर्म से, है ना, यस सर। फर्स्ट से लेके यहां तक कितनी n-1 टर्म, तो ये n-1 टर्म का सम है, ये माइनस का टीएन इधर आके प्लस का टीएन हो जाएगा, 19 एज इट इज। अब ये सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 into d, है यस ना। सर। तो n/2 2a प्लस n-1 into d। तो देखो ये यहां से आपका जनरल टर्म आया, तो कभी भी ऐसे दो टर्म का डिफरेंस एपी में आए कंसेक्यूटिव टर्म का, तो जनरल टर्म निकालने का ये तरीका होगा, इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, दो फैक्टर क्या बनेंगे, n-1 इंटू, देखो कितना आएगा, n माइनस n-2 9 भी तो रहेगा, +7 हो जाएगा। n+7। हाँ। एक बार देख लो, कैलकुलेशन देख लो कहीं गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लो। 19 28 और 11, तो आपका nth टर्म आ गया, nth टर्म आ गया, nth टर्म आ गया। So, तो ये कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो एक बार, n² प्लस 6n, है ना, 7 प्लस 19 कितना होगा ये, -7 प्लस 19 कितना होगा, 12। 12 तो आपका क्या है, n² प्लस 6n प्लस 12, ये आपका जनरल टर्म है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी सी मेहनत करनी थी, लेकिन क्वेश्चन सीखने लायक क्वेश्चन था, इसलिए कराया। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, तो इसका यस nth सर। टर्म क्या है, nth टर्म या rth टर्म जो भी लिखना हो, इस पूरी सीरीज का nth टर्म, एक तो आया आपके पास n² प्लस 6n प्लस 12, और नीचे ये आया था आपके पास, इसका जनरल टर्म कितना था, 1/2 की पावर n+1, और यहाँ पे जब n+1 रहता तो यहाँ पे n+1 इंटू n+2 आएगा। सही लिखा है, बोलो। यस अब सर। इसका सम, ये जो सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सम क्या है, इसका समेशन, सम अप टू इनफिनिट टर्म इज द समेशन ऑफ tn, इसका समेशन लगा दूंगा मैं, n बराबर 1 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ये s, इसको अगर मान लो s बोलते हो तो, है ना, ये s कैसे निकलेगा, इस पे समेशन ही तो लगा है। अब n को 1 रखो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n को 2 रखो सेकंड टर्म, प्लस n को 3 थर्ड टर्म, प्लस n को 4 फोर्थ टर्म, क्रॉस चेक करके देख लेना, 1 रख के देख लो, देखो ये आ रहा है ना, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो इसका समेशन ही तो था, समेशन ऑफ दिस, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, चेक करना, 4 3 6 2 12 फैक्टर नहीं बन रहे ना, के बन रहे हैं, अब इस समेशन को अगर आपको निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो के डिफरेंस में तोड़ना पड़ेगा, ताकि डायगोनली टर्म्स कैंसिल हो और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जनरली आइडिया क्या रहता है, जब भी इन्फिनिटी तक सम पूछे, अब इस गिवन जनरल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ताकि अपन जब वैल्यू रखें डायगोनली टर्म्स कैंसिल होते जाए, और कैंसिल होते 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 आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचे।
फिर आपका सम ऑफ इनफाइनाइट आ जाएगा। एक तरीका वो है, और दूसरा क्या है देखो जरा, अगर इसका फैक्टर वगैरह बनाएंगे तो कैलकुलेशन देखना पड़ेगी एक बार, देखो ध्यान से कैलकुलेशन सही है ना, सही है यहाँ तक तो ठीक है। इसको आपको कैसे भी करके दो के हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। देखो ये इसके बाद जो चीजें ना वो एकदम डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगी आपको, क्योंकि आपने इसका ऐसे क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस किए नहीं है। आ रहे बात समझ में, वो प्रैक्टिस से ही होगा कि कैसे इसको दो हिस्सों में तोड़े ताकि टर्म्स डायगोनली कैंसिल हो। मतलब देखो आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स क्रिएट करने पड़ी, कहने का मतलब ये, नीचे आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है आर एन एन प्लस वन एन प्लस टू, है ना, यस सर। और टू की पावर आर प्लस वन है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ अलग अलग करना पड़ेगा ब्रेक करके, ताकि एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके वापस ये आ जाए और वो टर्म्स डायगोनली कैंसिल हो जाए। ठीक है, अभी इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं मैं, इसको समझाने में कम से कम 10-15 मिनट और चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे एन एन प्लस वन है, तो ऐसी तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऊपर भी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक टू की पावर में से टू की पावर एन और टू की पावर एन प्लस वन को अलग अलग करके एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम यही पॉज रखते हैं। मेन आपके पास ये था, ये आपको समझना है जनरल टर्म निकालने का तरीका कैसा है, बाकी आगे थोड़ा टफ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना है। कैसे मैंने जनरल टर्म पता करी, पहले यहाँ पे आर टर्म पता करी, फिर इसकी मदद से ये पैटर्न पता किया, और ऊपर वाले पैटर्न को पता करने के लिए शिफ्ट करके डिफरेंस ले लिया। क्लियर है? यस सर। ओके, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इक्वल, ये हो गया था, Yes, sir. ये डुएबल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म लिखो दोनों की, एक में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 पूछा था, एक्स की जो टोटल पावर है वो 7 से इक्वेट करोगे, एक में टोटल पावर -7 से इक्वेट करोगे, दोनों को कोएफिशिएंट को इक्वल करोगे। तो ये आपको खुद से करना है, अगर इनकेस डाउट हो तो पूछ लेना। ये भी क्वेश्चन करने लायक था, एक बार देख लो, मतलब टफ नहीं था। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order 3. B is a column matrix order 3 cross 1, and C is equal to the B transpose A into B. Which of the following is false? C singular होगा, symmetric होगा, skew symmetric होगा। कैसे पता करें? C के बारे में पता करना है। हाँ बोलो क्या सर एक करोगे? एग्जांपल ले लेंगे उसके। ओके, एग्जाम्पल लेके भी सोच सकते हो, एग्जाम्पल लेके यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे, फिर देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर उससे क्लिक हो गया तो अच्छी बात है, और एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करेगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पहचान करने का तरीका क्या होता है? सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए आता है। हाँ, तो किसी भी, ये आपको हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, किसी भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना, जैसे सी को चेक करना, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लें। बोलो, यस सर। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है? बोलो, आया ना? यस सर। यस अब सर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -ए। -a के बराबर। तो इसकी जगह -a आ जाएगा, तो माइनस कॉमन, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, तो ये -c के बराबर आ रहा है। यस सर। हो गया क्वेश्चन? अच्छा, उसके पहले पहले चेक करो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि भी नहीं, है ना, वो भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखो बी ट्रांसपोज करोगे, इसका ऑर्डर चेक कर लेते पहले सी का, तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 क्रॉस 3 आया ना। ए क्या है, 3 क्रॉस 3, और बी क्या है, बी क्या है, 3 × 1। 3 क्रॉस।
अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर सकते, 3 कैंसिल होते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका BA मल्टीप्लाई करने पे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका आंसर आ जाएगा 1 × 3। 1 × 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपके पास, जो भी मैट्रिक्स 1 × 1। यस सर। ठीक है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा इसकी सिमेट्री। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या पैटर्न है? अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या था, एक सेकेंड, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था ना, है ना? अच्छा इसकी सिमेट्री ये तो करेक्ट है, Yes, बोलो। sir. अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो 1 × 1 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगा कैसे? ये एलिमेंट क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक है और एक ही एलिमेंट आएगा, क्या आएगा ये? सेम आ जाएगा। 0। 0 ही तो आएगा। देखो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल 0 होते हैं, अरे याद है? स्क्यू सिमेट्रिक Yes, sir. मैट्रिक्स दिखता कैसे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है तो वो 0 ही तो होगा। यस सर। तो सी इज क्या होगा, सिंगुलर के नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। क्यों नॉन सिंगुलर? इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? जीरो। 1 × 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? वो खुद ही होगा। यस सर। ठीक है, अच्छा मतलब थोड़ा सा अलग अलग ही क्वेश्चन है। तो सिंगुलर हो जाएगा ये, डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर। अच्छा क्या ये सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं क्या? यस 0 सर। है, अब +0 लिखो या -0 लिखो, 1 × 1 सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट है ना। बोलो, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि 0 -0 में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और क्या होगा, सिंगुलर भी होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होगा। जिसका डिटरमिनेंट 0 सिंगुलर होता है। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? नॉन सिंगुलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो ये ऑर्डर भी पता करके फिर ही पता चला ना। आपने पहले ऑर्डर पता किया, 1 × 1 का ऑर्डर क्या आएगा। तो 0 ही आ रहा था। 0 + 0 लिखो या -0 लिखो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। 0 + 0 - सब तो सेम ही होते हैं ना। तो सी लिखो या -c लिखो, दोनों सेम ही है। सी ओ -c, तो सी ट्रांसपोज सी के बराबर भी हो सकता है, सी ट्रांसपोज -c के बराबर भी हो सकता है। इससे सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा और सिंगुलर भी होगा। तो गलत ऑप्शन क्या आएगा? सिर्फ एक नॉन सिंगुलर। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अलग आएगा, कभी भी ऐसा अलग क्वेश्चन दिखे तो अपने नोट्स में उतार लिया करो, क्योंकि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद हो सकता है पेपर ना देखो, लेकिन नोट्स को तो देखोगे। चलो अगला देखते हैं। ये अगेन सीरीज का क्वेश्चन दे दिया वापस इन्होंने। जनरल टर्म पता करके उस पर समेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए रहने दो, क्योंकि सीरीज आपके सिलेबस में है नहीं वैसे। जनरल टर्म निकालने का तरीका ऑलरेडी सिखा रखा है आपको, और इसकी जनरल टर्म निकालना टफ नहीं है आपके लिए। क्लियरली दिख रही कि क्या जनरल टर्म हो सकता है, फिर उस पर समेशन अप्लाई करना। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऑलरेडी सिलेबस में। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिमिट्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LH ये दो आपको आपस में इक्वल गिवन है, बोला ए क्या होगा, 2 - 2 पे, और मॉड -2 पे ही डिफाइन होता है। एवरीवन प्लीज ट्राई, करोगे ट्राई इसको? एग्जाम में हो गया था क्या?
करना है सॉल्व होगा था। बोलो ये मॉड कहाँ पे टूटेगा? -2 पे। यस सर। ग्रेटर देन -2 होगा तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, लेस देन -2 होगा तो नेगेटिव ओपन होगा। करो ट्राई, LHL RHL अलग अलग निकालो, पता करो ए कितना होगा। लिमिट्स के क्वेश्चन तो आप करा करो, ठीक है, जितना हो सके उतना। ये चैप्टर तो हमने रिसेंटली किया है। 11 के टॉपिक का तरीके समझ सकता हूँ, जो टॉपिक नहीं पढ़ा वो छोड़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक ऑलरेडी करंट में चल रहे 12th के, उनके क्वेश्चन ढंग से ट्राई किया करो। इजी मीडियम आए तो ट्राई करना है, हार्ड आए तो प्रैक्टिस करके बस समझ लेना है। करो ट्राई, मॉड x टेंड्स टू 2 -2 माइनस, मॉड डिफाइन करो, देखो क्या आएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये RHS में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? एक फॉर्मूला सीखा है स्टैंडर्ड इसके लिए, ये ऐसे टर्म जब भी आते हैं याद करो। Limit x tends to a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equal to n a raised to power n minus 1. हाँ, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। याद आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर। Yes, sir. n माइनस 1 होता है।
Yes, sir. तो यहाँ पे आप x की पावर 4 लिख सकते हो, माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है यहाँ पे, तो n a की पावर n माइनस 1। अच्छा n क्या है यहाँ पे, -2 है सर, ठीक है। सेम नीचे भी x की पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, -2 की पावर n अपॉन x माइनस -2, ऊपर नीचे सेम से डिवाइड कर दोगे तो वापस क्या आएगा, n x की पावर n a की पावर n माइनस 1 है ना। बोलो समझ में आ रहा है, Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई किया, n a की पावर n माइनस 1, a क्या है -2, यहाँ पे साइन के अंदर टर्म बन जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 का होल क्यूब इंटू 5 -2 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कितना आ रहा है देखो, ये नीचे -2 बच जाएगा, माइनस ऑफ साइन -2/5, देखो एक बार, ठीक है। Yes, sir. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, अब यहाँ पे देखो e की पावर x का फॉर्मूला अगर याद करें तो e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx होता है, लेकिन fx 0 की तरफ जाना चाहिए, और यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा है कि यहाँ पे तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना। अब देखो ये भी Yes, इतना sir. टफ नहीं है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, जब x की वैल्यू -2 है तो x प्लस 2 बताओ किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। हाँ 0 की तरफ, 0 प्लस के 0 माइनस, -2 माइनस, देखो -2 से थोड़ा सा छोटा, उसमें +2 ऐड करना है, तो -2 से छोटा कोई नंबर कौन सा होगा अप्रोक्सीमेटली, -1 पॉइंट, नहीं -2 से छोटा बच्चों, माइनस -2.00 समथिंग है ना, ये नंबर -2 से छोटा होगा, बोलो Sir. Yes, नेगेटिव sir. में उल्टा होगा, इसमें +1 ऐड Yes, करोगे, sir. +2 ऐड करोगे तो क्या Yes, आएगा, sir. -0.000 समथिंग, तो 0 से थोड़ा सा कम आएगा, Yes, sir. ठीक है। आप देखो इसमें और क्या है, आगे एक माइनस का साइन और है, x प्लस 2 तो पता कर लिया, इसमें एक आगे माइनस का साइन और है, तो इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब 1 अपॉन अ नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, ये किसकी तरफ जाएगा, Infinity. इंफिनिटी की तरफ, ऑफ कोर्स 1 अपॉन अ नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस इंफिनिटी होगा, Yes, sir. e की पावर इंफिनिटी हो रहा है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, e की पावर इंफिनिटी हो रहा है, और नीचे भी क्या हो रहा है, e की पावर इंफिनिटी, मतलब बेसिकली ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है ना, बोलो Yes, sir. Yes, sir. कौन सा फॉर्मेट आ गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट आ गया। आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपना सकते हो, बताओ। आई और कौन ले लेंगे सर? एक सेकंड ना, यहाँ तक सही किया ना अपन ने, -2 माइनस +2, -2 में से थोड़ा सा कम, -2 में कम मतलब यही आएगा, इसमें +2 करेंगे तो क्या आएगा, -0.00 समथिंग, मतलब 0 माइनस, आगे माइनस लग जाएगा, 0 प्लस, है ना,
e की पावर 0 प्लस e की पावर इंफिनिटी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a, देखो हो गया सॉल्व। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, बोलो है ना, क्लियर है। और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 का तो 0 माइनस एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही तो आएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का a बचेगा, बोलो। यस सर। एक्चुअली डिफरेंशिएट करना नहीं है, ऊपर नीचे सेम ही तो टर्म है। ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है, सेम। इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम, आके कैंसिल ही तो होगा। ए की Yes, वैल्यू क्या sir. जाएगी, sin। एक्चुअली डिफरेंशिएट करवाया ही नहीं उसने, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी दे दिया था। सबसे पहले अपन ने पता करा कौन सा फॉर्मेट है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी था। एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल लगाने में इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर नीचे सेम फंक्शन था, सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा, तो कैंसिल ही होना है वो तो, बोलो, ठीक है। अच्छा था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाते हैं, आखिरी तक ट्राई करना है, हिम्मत नहीं हारनी। बीच में गिव अप दे दोगे तो फिर क्वेश्चन होंगे ही नहीं। देखो यहाँ पे एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये तो चलो सीरीज वाले छोड़ दो, सीरीज वाले पे ज्यादा ध्यान रखो। ये वाला क्वेश्चन भी डुएबल था, दिखने में अजीब था लेकिन मोस्ट आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन थी लेकिन आसान था। ये क्वेश्चन में भी बस ये दिखाने में डेंजर दिखाया, लेकिन था तो वो इंटीजर। जैसे उसको इंटीजर लिखा, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, लिमिट का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऐसा होगा जेईई के अंदर भी, क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखेंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर करना। नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्ट करो कॉन्फिडेंट। अब एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ए दिया हुआ, ए इनवर्स दिया, पूछा ए और ये क्या होगा। ए से ए इनवर्स कैसे निकालें, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, बताओ, या फिर वो क्या तरीका अपना है ताकि ए और सी पता चल जाए। और कोई तरीका है क्या, थोड़ा सा डेफिनेशन सोचो इनवर्स मैट्रिक्स की। अगर ए पता है, ए इनवर्स पता, तो ए और सी निकालने के लिए क्या क्या तरीका अपना सकते हो, थोड़ा सोचो, आइडिया लग जाएगा। क्या करें ताकि ये ए और सी में रिलेशन डेवलप हो। सर ये ए मैट्रिक्स दे रखे, इसका वो निकालेंगे इनवर्स, तो कंपेयर करके आ जाएंगे। हाँ वो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी जाएगा। ए से ए इनवर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, कर सकते हो। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग करोगे और एडजॉइन ऑफ ए अलग करोगे, फिर कंपेयर करके कर सकते हो। ए से ए इनवर्स निकालो, फिर कंपेयर करके हो सकता है एबीसी आ जाए, ठीक है। और कोई तरीका, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है मेरे बहुत पास। बढ़िया, हाँ, ये भी कर सकते हो। आपको पता है कि एक दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे की इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस सर। है ना। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो और आई से इक्वेट कर दो, तो वहां से भी इक्वेशन आ जाएगी, है ना, बोलो। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। एक तरीका और है, बताओ, एक और कौन सा तरीका होगा, डिटर्मिनेंट की मदद से कर सकते हैं क्या। यस सर, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट से। हाँ, मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का और उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ये तो होता है। इसका जो डिटरमिनेंट होगा और ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट मान लो कुछ हो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। यस सर। बोलो, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ रख देना और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ रख देना, वहां से भी रिलेशन आ सकता है ए और सी में, है ना, वहां से पर एक ही रिलेशन आए। इससे अच्छा क्या है दूसरा तरीका कि ए इंटू ए इनवर्स आप आई के बराबर करो। और तीसरा तरीका क्या है कि ए से ए इनवर्स पता कर लो और फिर कंपेयर कर लो, है ना। ये ट्राई करना एक बार जरूर घर पे वापिस से। इधर सम ऑफ द मिडिल टर्म, अब देखो ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, मिडिल टर्म निकालने का तरीका। मिडिल टर्म निकालने के लिए देखो सबसे आपको एक ही तरीका सिखाया है बहुत सी बार,
हमेशा पहले पता करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। पावर 9 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? 10। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 है तो कौन कौन सी मिडिल टर्म आएगी? 6। फिफ्थ एंड सिक्स। 5th and 6th। यस सर। उन दोनों का आपको सम दिया हुआ है, सम निकालना है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना है? T5 प्लस T6 निकालना है। और फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो NC4 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r प्लस 9C5 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r। अब कॉमन कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेते। ये तो डुएबल था। पॉजिटिव इंटीजर n, fn इज दिस द समेशन ऑफ fn। ये थोड़ा कह सकते हो सकता है ये ना बनाओ। इसके लिए पहले आपको fn को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उस पर समेशन अप्लाई करना। दिखने में ये भी डेंजरस मतलब अजीब दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे देखते ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फंक्शन को। ये सिंप्लीफाई होगा उसके बाद ही फिर इस पे आप समेशन अप्लाई करोगे तो काम हो पाएगा। क्लियर है? ये भी अभी सीरीज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको अभी के लिए रहने दें। तो पहले जो डुएबल क्वेश्चन एटलीस्ट वो ट्राई कर लेते हैं। ये कौन सा था? All students perform poorly in mathematics. The teacher decided to give his marks of 12 to entire class. Which of the following? हाँ देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगर हर नंबर में हर डेटा में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो इसमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? वेरिएंस। वेरिएंस। ये तो बहुत बार पता है। इस डेटा में अगर कुछ भी ऐड करने पे वेरिएंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये तो आपका डुएबल क्वेश्चन था। आई डोंट नो कितने ने किया। मीन चेंज हो जाएगा, मीडियन चेंज होगा, मॉड चेंज हो जाएगा, लेकिन हर नंबर में कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे वेरिएंस कभी चेंज नहीं होगा। वेरिएंस कब चेंज होता है? जब आप हर नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो। अगला क्या था? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा देखो ये तो क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन, याद है आपको? जब मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया था डिटेल में, तब ऐसी वेराइटी कवर कराई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, फ्रैक्शनल पार्ट आए और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे। तो मैंने सिखाया था कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर आप कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आया ना? फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है बिटवीन 0 एंड 1। तो यहां से भी सोच के एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? इस फ्रैक्शनल पार्ट को x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो, फिर वैल्यू रख रख के सोचो कि कितने सॉल्यूशन मिल रहा है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हो? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे, फिर आपको वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये, अब इसमें आप चाहो तो x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो, या फिर सबको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते फिर करते काम, ताकि x भी हट जाएगा। रुको, सबसे पहले x को भी लिख देते हैं। x को क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके पास सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा, अदरवाइज x भी आ जाएगा तो दिक्कत आएगी। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। क्लियर है? अब इसको आप 0 से 1 के बीच में अप्लाई कर दो। अब आपके पास सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। फिर दिमाग लगाना, कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 4 6। इसके बाद क्या था? S1 H2 S3 दिया हुआ है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। S1 अगर ये है तो एडजॉइन ऑफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। A दिया हुआ था, A इनवर्स क्या होगा? B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी ये पूछा। ठीक है, ये तो फिर खुद से ट्राई करना।
कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, एक एक स्टेटमेंट को निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। x1 x2 x3 xn AP में है, कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म 0 है, x बार एंड द सिग्मा स्क्वायर आर द मीन एंड द वेरिएंस। तो क्या पूछा है, सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, ये किया था एग्जाम में। यहाँ तक पहुंचे भी नहीं थे। ठीक है, देखो चलो इसको देख लो, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का तो टेस्ट भी हो रखा है। देखो x1 x2 x3 xn n टर्म से जो कि एपी में जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप टर्म्स को क्या अज्यूम कर सकते हो, x1, अच्छा फर्स्ट टर्म भी गिवन है 0, फिर तो और आसान हो गया, फर्स्ट टर्म 0 है, फिर 0 प्लस डी 2d 3d, फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है, nth टर्म में क्या आएगा n n माइनस minus 1 1 d। d। वेरी गुड। x बार इसका मीन है एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। तो पूछा वेरिएंस कितना होगा, तो फिर x बार क्यों दिया हुआ इन्होंने, सिर्फ वेरिएंस पूछा है ना। अच्छा ये तो देखो वो क्वेश्चन हो गया, मैंने क्लास में आपको एक डेटा बताया था, अगर n नेचुरल नंबर है, इसका वेरिएंस बताया था एक डेटा, मतलब याद होता, वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर। n square minus 1 by 12। वेरी गुड, बहुत इसका डेरिवेशन भी करवाया था, मतलब जो रेगुलर आपकी वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी कुछ बच्चों की, एचपी वालों की जो छुट्टियां थी, और ये डेटा अगर इसको मतलब नहीं भी कराया हो तो आपको याद रखना, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यही था ना, बोलो, सम ऑफ मतलब वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर यही है तो देखिए। अब यहाँ पे जो डेटा है उसमें देखो क्या क्या है, 1 2 3 अप टिल n माइनस 1, है ना, बोलो। तो अगर 1 से लेके n का वेरिएंस अगर ये है, तो 1 से लेके n माइनस 1 का वेरिएंस क्या होगा, n की जगह n माइनस 1 लिख दें, Yes sir। अगर ये फॉर्मूला सही है तो मैं यही अप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, क्लियर है, है ना। Yes sir। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ था नहीं। अच्छा यहाँ एक दिक्कत ये है कि जीरो भी तो है ना, तो जीरो को इंक्लूड करते हुए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+1 आ जाएगी, 1 से लेके n माइनस का वेरिएंस क्या आएगा, अगर उसमें हमें जीरो भी इंक्लूड कर लें तो वेरिएंस में क्या फर्क पड़ेगा। अब हर टर्म को d से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस तो d स्क्वायर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं, तो d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर टर्म में अगर आप d मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर के वेरिएंस में d स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। Yes sir। ठीक है, बस आपको ये जीरो को सोचना है, जीरो को कैसे आप डील करें। अगर ये जीरो नहीं होता तो आंसर यही आ जाता, ये जीरो के कारण आपको शायद हो सकता है वापस कैलकुलेट करना पड़ा। एक काम करते हैं, इसी के लिए वेरिएंस निकाल लेते हैं, 0 1 2, पता करते क्या फर्क पड़ेगा, इनका वेरिएंस निकाल लो और जो भी आंसर आएगा उसमें डी स्क्वायर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये एक्स आई है, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। तो ये भी आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बिना डी के निकाल रहा हूँ, ठीक है। समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है,
Yes, sir. माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब मीन क्या होगा 0 + 1 + 2 अप टिल n-1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर। अभी क्या है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर वाला, n × n+1 × 2n + 1/6 Yes, याद आ sir. रहा है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, बस n की जगह n-1 आ जाएगा, तो n × n+1 × 2n + 1/6 और n पहले से था। और ऊपर क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर n × n+1/2 n × n+1/2। कैलकुलेशन करोगे तो ये यहां से n से कैंसिल, ये भी n बनेगा, ये n से कैंसिल, क्या बना आपके पास n-1, यहां से कितना आएगा 2n माइनस का 2 प्लस का 1 6 माइनस यहाँ पे आएगा n-1/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करो और जो भी आंसर आएगा उसमें बस d² मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, ये ज्यादा आसान है। बोलो। Yes, sir. ओके, ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड था, इसमें तरीका क्या अपनाओगे? करा था, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देना और tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो जेईई में कितनी बार भी आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन तो आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए था। ट्राइंगल बनाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 और ये भी पता कर लेना tan इनवर्स में कितना आ रहा है 16/something। अब यहाँ पे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बचे हुए क्वेश्चन एक बार खुद से कोशिश करके देखना हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, डाउट आ रहा है, सॉल्यूशंस में देखने की कोशिश करना, सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज देना, सॉल्यूशन में भेज देना। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, जो भी क्वेश्चन बचे हुए, आ रही बात समझ में? Yes, sir. जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी क्लास में कवर करे, एटलीस्ट उनको तो ढंग से ट्राई करना। और आपके सामने पेपर भले कैसा भी हो, पूरा डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता है। इस पेपर से आपको ये सीख मिलती है कि क्वेश्चन को छाट के हमको खुद से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल ना आए, खुद से अगर आप देखोगे, खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे हमेशा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।